हेलो बच्चों, चलो आज का टॉपिक देखते हैं हम क्या है। आज का टॉपिक अपना फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। कितनी सारी बातें आपको याद रखनी है। देखो, हमारा वायर कैसा होना चाहिए? इनफाइनाइटली लॉन्ग, ऊपर भी इनफाइनाइट, नीचे भी इनफाइनाइट। इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए, फिर यूनिफॉर्मली चार्ज होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कहीं पर चार्ज ज़्यादा है कहीं पर चार्ज कम है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये सारी कंडीशंस याद रखो बच्चों। हमारा वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए एंड यूनिफॉर्मली चार्ज होना चाहिए। अगर ऐसा कोई वायर है हमारे पास और मैंने कोई पॉइंट ले लिया P जो इस वायर से R जितने डिस्टेंस पर है, तो मुझे यह जानना है कि ये पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। उसका डेरिवेशन हमको समझना है ये वीडियो में। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। व्हाट इज R? R is the distance from point P to the wire. What is lambda? It is linear charge density. Students, हमने पहले वाले एक वीडियो में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज स्टडी किया था। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा ऐसा जरूरी नहीं है। तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि जब एक वायर पे या लाइन पे कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फिर कोई सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और कोई वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर होता है तो लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन अगर होता है तो उसका डेंसिटी जो होता है उसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। याद रखो, ये लैम्डा क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर लैम्डा? रिमेंबर, formula for lambda is charge divided by length. That means I can write Q is equal to lambda multiplied by L. Remember this formula. And one more thing, हमने गाउस लॉ स्टडी किया था। ये जरा बेसिक बातें एक बार याद कर लेते हैं तो क्या है कि ये डेरिवेशन को समझते समय हमको ये समझने के टाइम पर हमको कोई तकलीफ ना पड़े, कंफ्यूजन ना हो। फिर हमने गाउस लॉ स्टडी किया था। उसमें क्या स्टडी किया था याद है? गाउस लॉ। What is Gauss law? You remember the formula that flux through any enclosed charge, flux due to any enclosed charge या किसी closed surface में से जो flux होता है उसका formula होता है E dot A. E is the electric field, A is the area vector, और एक formula होता है Q by epsilon naught। तो ये अपने को याद रखना है। अच्छा, E डॉट ए का मतलब क्या होता है? हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, E डॉट ए इज EA cos थीटा। व्हाट इज थीटा? इट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ये सारे कंसेप्ट्स अपने को बहुत काम आने वाले हैं ये डेरिवेशन को समझने में। हमको ये फॉर्मूला डिराइव करना है। चलो करते हैं। अभी ये जो गॉस लॉ का फॉर्मूला है उसमें बच्चों एक बात याद रखो कि E जो होता है वो कांस्टेंट होना चाहिए, वो थ्रू आउट सेम होना चाहिए। तो हमको ये पहले समझा देना है कि E थ्रू आउट सेम होता है। दूसरी बात, हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे E का डायरेक्शन क्या होगा, क्योंकि E वेक्टर क्वांटिटी है। हमको E डॉट ए जब करना होगा तो E का डायरेक्शन समझना पड़ेगा। दूसरी बात, A का भी डायरेक्शन समझना पड़ेगा। ए क्या है? एरिया। किसका एरिया? ये तो मैंने वायर बनाया है, इधर एरिया कहाँ किधर है अपने पास, तो वो सब समझते हैं। चलो सबसे पहले ई की बात करते हैं। ई के बारे में दो बातें अपने को प्रूव करनी है। सबसे पहली बात तो वो कांस्टेंट है थ्रू आउट। दूसरी बात उसका डायरेक्शन समझते हैं। कैसे समझेंगे? चलो देखो, अगर ये मेरा कोई यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है, मैं फिर से यहाँ पर एक दूसरा डायग्राम बना देता हूँ। ये कोई अपना यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है, ये कोई इमेजिनरी सर्कल है। इस सर्कल पर मैंने पॉइंट P इधर ले लिया तो ये डिस्टेंस कितना हो गया? R। अगर मैंने P यहां लिया तो ये डिस्टेंस भी R होता है। ये इसको P डैश बना देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है।
अगर P मैंने इधर लिया होता, P डबल डैश बोलते हैं इसको, तो ये डिस्टेंस भी R है। इन शॉर्ट हमको ये समझना है कि ये अगर वायर है तो ये सर्कल पर कहीं भी हम पॉइंट P लेते हैं तो इस चार्ज वायर की वजह से, ये वायर के ऊपर जो चार्ज है उसकी वजह से ये पॉइंट P पर लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू आउट सेम होगा, क्योंकि ये जो सर्कल है वहां से ये डिस्टेंस R थ्रू आउट सेम रहने वाला है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। तो हम ये समझ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। दूसरी बात, उसका डायरेक्शन समझना है। मान लो मैंने यहां पर कोई छोटा सा चार्ज एलिमेंट ले लिया और एक दूसरा छोटा सा चार्ज एलिमेंट मैंने इधर भी ले लिया। अब ये दोनों चार्ज एलिमेंट की वजह से P के ऊपर जो लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा होगा। थ्रू आउट ये याद रखो कि हमारा एजम्पशन क्या है कि ये वायर कैसा है, यूनिफॉर्मली चार्ज है और दूसरा इनफाइनाइटली लॉन्ग है, इनफाइनाइट है। अब मैं ये दो चार्ज एलिमेंट्स जो लेता हूं वो ऐसे लेता हूं कि ये ऑलमोस्ट पॉइंट जो है ये सर्कल इन दोनों के सेंटर में आता है। तो देखो ये जो एलिमेंट है इसके वजह से P के ऊपर लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा तो उसका एक नॉर्मल कंपोनेंट ऐसा मिलेगा अपने को, ये हो गया नॉर्मल कंपोनेंट, और ये आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है ऐसे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, समझ रहे हैं आप, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये हो गया उसका नॉर्मल कंपोनेंट और ये हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो रेडियस की डायरेक्शन में, इसलिए हम इसको रेडियल कंपोनेंट भी बोल सकते हैं। तो ये वाला जो इलेक्ट्रिक चार्ज एलिमेंट है, इस चार्ज एलिमेंट की वजह से P के ऊपर लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में होगा और उस इलेक्ट्रिक फील्ड का ये नॉर्मल कंपोनेंट है, ये रेडियल कंपोनेंट है। चलो अभी ये वाला चार्ज एलिमेंट लेते हैं। इस चार्ज एलिमेंट की वजह से P के ऊपर लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में होगा, तो ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये फील्ड वेक्टर है अपना। अब अगर ये इस डायरेक्शन में जा रहा है फील्ड तो उसका नॉर्मल कंपोनेंट ऐसा होगा, सो दिस इज द नॉर्मल कंपोनेंट। लेकिन रेडियल कंपोनेंट तो बच्चों ऐसा ही मिलेगा अपने को, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो आप देखो दोनों रेडियल कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में है, लेकिन नॉर्मल कंपोनेंट्स ऑपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से ये दोनों कैंसल हो जाते हैं। इन शॉर्ट किसी भी पॉइंट पर लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा बच गया है अब, सिर्फ रेडियल। यानी कि अगर मैंने यहां पर पॉइंट P ले लिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में लगेगा, अगर मैंने P यहां ले लिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगेगा, रेडियल कंपोनेंट। अगर मैंने P यहाँ ले लिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगेगा, इधर ले लिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगेगा। अगर हमारा P इस तरफ होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होता, अगर P इधर होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आउटवर्ड होता। तो आप हर बार देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, आउटवर्ड होता है। ये तो बोर्ड पर मैंने जो डायग्राम ड्रॉ किया है उसमें ऐसे 2 डायमेंशनल दिखता है, लेकिन देखो बच्चों अगर आपका ये वायर है, ये पेन को आप वायर कंसिडर करो, तो P जो है इधर भी हो सकता था, यहाँ भी हो सकता था, यहाँ भी हो सकता था, यहाँ भी हो सकता था। मैंने स्टार्टिंग में ही समझा दिया। तो P जब इस सर्कल पर कहीं भी होता है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है, और P को मैं ऊपर नीचे भी कहीं भी ले सकता हूँ। तो अब सर्कल की बजाय मुझे एक इमेजिनरी सिलेंडर मिल जाएगा। सो नाउ स्टूडेंट्स आई एम हैविंग एन इमेजिनरी सिलेंडर, यू सी। सो दिस इज नाउ an imaginary cylinder I am having. This imaginary cylinder will be considered as our Gaussian surface. This is our Gaussian surface, okay? And on this imaginary cylinder, if I take point P anywhere, the electric field is radially outwards like this. If my point P is somewhere here, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड्स। अब देखो बच्चों मैं फिर से एक सिलेंडर यहाँ ड्रॉ करता हूँ समझाने के लिए। इस सिलेंडर के 3 सरफेसेस है हमारे पास। एक तो ये वाला सरफेस जो है वो कैसा है, कर्व्ड सरफेस। फिर एक ये ऊपर वाला सरफेस है, ये सरफेस फ्लैट है, और एक सरफेस नीचे भी है, ये भी फ्लैट है। ये पेन को सिलेंडर कंसीडर करो तो ये कर्व्ड सरफेस है, नीचे फ्लैट सरफेस है, ऊपर भी फ्लैट सरफेस मिलेगा। अब दूसरी बात, ये जो कर्व्ड सरफेस है
उसका एरिया वेक्टर कैसा होगा, तो एरिया वेक्टर जो है ऐसे आउटवर्ड होगा, ठीक है, और इसका एरिया वेक्टर ऐसे ऊपर होगा। एरिया वेक्टर हमेशा नॉर्मल होता है, मैंने इसके पहले वाले वीडियो में समझाया था। और ये सरफेस का भी एरिया वेक्टर नीचे की तरफ होगा। अब देखो यहाँ समझो बच्चों जरा, हमारे पास एक एरिया वेक्टर ऐसे ऊपर है, दूसरा एरिया वेक्टर नीचे है, और तीसरा एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है। अब ये जो एरिया वेक्टर है, ये वाला फ्लैट सरफेस, वहां पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो रेडियली आउटवर्ड्स है, एरिया वेक्टर अपवर्ड्स है, तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में 90 डिग्रीज का एंगल बन गया है। तो यहां पर E डॉट ए 0 हो जाएगा, बराबर है ना, क्योंकि cos 90 0 होता है। ये वाले सरफेस पे भी तो वही प्रॉब्लम होने वाला है, एरिया वेक्टर नीचे है, फील्ड वेक्टर ऐसे है, तो 90 डिग्रीज हो गया। 90 डिग्रीज हो गया तो यहां पर भी हमको E डॉट ए इक्वल टू 0 मिल जाएगा। सो ये सरफेस पे, ये वाले फ्लैट सरफेस पे E डॉट ए 0 हो गया, यानी कि फ्लक्स 0 हो गया। ये वाले फ्लैट सरफेस पे फ्लक्स 0 हो गया। अब ये जो कर्व सरफेस है, बस वहां पर अपना फ्लक्स बच गया। तो कर्व सरफेस का फ्लक्स क्या हो गया बच्चों, फ्लक्स का फॉर्मूला है बाय गॉस लॉ E A cos थीटा। एंड व्हाट इज थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ये डायरेक्शन में है, एरिया वेक्टर भी ये डायरेक्शन में, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो थीटा हो गया अपना 0। फाइनली cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1। सो यू हैव EA मल्टीप्लाइड बाय 1। तो हमारा फ्लक्स हो गया EA। व्हाट इज ए एरिया, किसका एरिया, ये अपने सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया। और कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई r l। व्हाट इज l, l इज द लेंथ ऑफ दिस सिलेंडर। सो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो गया 2 पाई r l, l is the length of the cylinder. Now by Gauss law you have the formula phi is equal to EA is equal to, ये वाला फॉर्मूला है देखो, Q by epsilon naught, और A की वैल्यू हमने यहां लिखी है 2 pi r l, that means I can write E multiplied by 2 pi r l is equal to what is the value of Q। तो देखो इधर पे Q is equal to lambda l हो गया, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, L कैंसिल हो गया। सो E इज इक्वल टू 2 पाई r, नीचे आ जाएगा तो ऊपर बच गया लैम्बडा अपॉन 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय r। इस तरह से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मिल गया लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसके ऊपर अक्सर बोर्ड एग्जाम्स में और JEE में भी और नीट में भी क्वेश्चंस आते हैं। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है बच्चों, डेरिवेशन बोर्ड एग्जाम में पूरा लिख कर डिराइव करने के लिए पूछा जा सकता है। सो रिमेंबर दिस डेरिवेशन। कुछ छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है। मैंने जैसे एकदम शुरुआत में बता दिया था कंडीशन कि हमारा वायर कैसा होना चाहिए, इन्फाइनाइटली लॉन्ग वायर होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, यूनिफॉर्मली चार्ज होना चाहिए। अगर हमारा वायर इन्फाइनाइटली लॉन्ग नहीं होता है तो ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होता है। अभी कभी कभी प्रॉब्लम्स में वो इन्फाइनाइटली लॉन्ग ऐसा वर्ड नहीं देते हैं, वो सिर्फ इतना बोल देते हैं कि वायर इज वेरी लॉन्ग या लॉन्ग। तो जब वेरी लॉन्ग वायर होता है ना, बहुत लॉन्ग वायर होता है, तो वायर का अगर हम छोटा सा कोई पोर्शन कंसीडर कर देते हैं तो उस पोर्शन की वजह से जो पॉइंट P के ऊपर लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो फिर से कांस्टेंट हो जाता है, और फिर हम फॉर्मूला ले सकते हैं। वायर का छोटा सा पोर्शन अगर हम लेते हैं तो तब हम फिर से ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, E इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। सो दैट इज द प्रूफ फॉर दिस इलेक्ट्रिक फील्ड स्टूडेंट्स। एक बार इसको समझ लो, आपकी टेक्स्ट बुक में इसका डेरिवेशन जो दिया है उसको भी फिर से पढ़ लेना, फिर हम इसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अगला डेरिवेशन देखते हैं। सी यू सून।